morning. Welcome back once again on this online and offline class of Inspirational Study Circle. Here we are discussing the relations of India with its neighbors, and we have studied about the India-Nepal relations, then India-Bhutan relations, and yesterday we were discussing about the India-Bangladesh relations. हम लोग भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों का जो अध्ययन कर रहे हैं, इस श्रृंखला में हम लोग भारत बांग्लादेश संबंधों की कल बात कर रहे थे और मैंने आपको बताया था कि बांग्लादेश एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है और जब भी हम विदेशी संबंधों की बात करते हैं, पड़ोसी देशों के साथ संबंधों की बात करते हैं, तो सबसे पहली चीज मैंने आपको जो बताई है वो आपको क्या ध्यान देने योग्य बात है, वो है कि आप उस देश की स्थिति को देखिए, लोकेशन को देखिए, है ना। उस देश के साथ भारत के क्या ऐतिहासिक संबंध रहे उसको देखिए। और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशन तो एक आपका तरीका है चीजों को जानने का, दूसरा होता है पीपल टू पीपल कनेक्ट, यानी जी टू जी एंड पी टू पी, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एंड पीपल टू पीपल कनेक्ट को भी हम समझने का प्रयास करते हैं। तो जब बात आती है बांग्लादेश की, तो इसके इतिहास के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक समय पर बांग्लादेश भारत का ही हिस्सा था, जो ब्रिटिश इंडिया था उसका ही पार्ट था बांग्लादेश, जो हमारा की एक यूनाइटेड बंगाल प्रोविंस हुआ करता था, वो बहुत ही ज्यादा प्रॉस्परस प्रोविंस हुआ करता था। लेटर ऑन बंगाल हिस्ट्री आपने पढ़ी है 1905 में पार्टीशन, देन आप जानते हैं 1947 में जो बंगाल है इसका पार्टीशन हुआ। भारत का पार्टीशन के साथ साथ जो उसमें पार्टीशन हुआ उसमें किसका हुआ, बंगाल का, और बंगाल का एक पार्ट जो है वो पाकिस्तान बन गया, पूर्वी पाकिस्तान बन गया। एक तो हमारे पास ही रहा पश्चिम बंगाल जिसके नाम से आप जानते हैं आज भी, और एक हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान जो कि आगे चल के 1971 में किस रूप में जाना गया, बांग्लादेश के रूप में जाना गया। तो कोई बहुत पुराने संबंध नहीं है और बहुत पुराना अस्तित्व भी नहीं है बांग्लादेश का, मैंने आपको कल बता दिया था। एक बार क्या करेंगे फटाफट से, हम लोगों ने बात की थी कि जो बांग्लादेश है इसका निर्माण होता है दिसंबर 1971 सन 1971। इस वक्त भारत में प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनकी सरकार चल रही थी, और दिसंबर 1971 में एक संघर्ष के पश्चात, क्योंकि आप जानते हो मुक्ति वाहिनी, हमने आपको बताया था किस प्रकार से बांग्लादेश के लोगों ने, है ना, जो बंगाली स्पीकिंग लोग हैं उन्होंने अपना संघर्ष किया और बांग्लादेश लिबरेशन वॉर जो थी अगेंस्ट द पाकिस्तान, उसमें इंडिया ने उनको भरपूर सहयोग दिया, ट्रेनिंग दी, हर प्रकार से असिस्टेंस उनको उपलब्ध कराया, और फाइनली क्या हुआ, बांग्लादेश जो है वो एक सेपरेट कंट्री बन गया, अलग देश बन गया। इससे न केवल इतिहास बल्कि इस पूरे क्षेत्र या बोलिए दुनिया का भूगोल ही बदल गया, है ना, एक नया देश अस्तित्व में आ गया। दूसरी बात हम ये भी जानते हैं कि जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश को मान्यता देने वाले देशों में, शुरुआती देशों में भारत प्रमुख देश है। कई जगह तो बोलते हैं कि बांग्लादेश को मान्यता दी सबसे पहले भारत ने, हालांकि भूटान वो पहला देश है जिसने बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में मान्यता दी, और फिर भारत दूसरा देश है। कुछ ही घंटे का अंतर है, भारत ने क्या है उसको मान्यता दी है। तो भारत भूटान ऐसे वो देश हैं जिन्होंने बांग्लादेश को एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। फिर हम बात करते थे बांग्लादेश की स्थिति की, बांग्लादेश कहां पर स्थित है, तो मैंने आपको बताया बांग्लादेश एक क्रॉस रोड पर स्थित है, क्योंकि बांग्लादेश भारत के परिप्रेक्ष्य में आप देखिए तो बांग्लादेश कहां पर है, पूरब की ओर है। और भारत सरकार की नीति आप जानते हो, पहले हमारी जो पॉलिसी थी वो क्या थी, लुक ईस्ट, पूर्व की ओर देखो, पश्चिम की ओर तो पूरी दुनिया की नजर रही है। पश्चिम में कौन आ गया, यूरोप के देश आ गए आपके, पश्चिम में आपका अमेरिका है, लेकिन हमारी जो नीति है पूर्व की ओर देखो, लेकिन केवल देखो नहीं, एक्ट ईस्ट। केवल देखने से काम नहीं बनेगा, आपको कार्य भी करना पड़ेगा, यानी पूर्वी देशों के साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ करना है, और इस प्रकार से प्रगाढ़ करना है ताकि म्यूचुअल बेनिफिट हो दोनों नेशंस को, दोनों कंट्रीज को, ठीक है। तो हमने बात की थी लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी में हमारा जो बांग्लादेश है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बांग्लादेश का बॉर्डर आप जानते हैं किससे लगता है, म्यांमार से। इंडिया का भी बॉर्डर लगता है म्यांमार से, 4 स्टेट शेयर द बॉर्डर, बट बांग्लादेश म्यांमार, और फिर म्यांमार तो आप जानते हैं गेटवे ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, क्या बताया था आपको, गेटवे ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, यानी आसियान देशों के साथ हमें इंगेज करना है, तो इसमें बांग्लादेश एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। उधर से साउथ ईस्ट एशिया से आपको आना है, कहाँ, इंडियन सब कॉन्टिनेंट आप आ रहे हैं, साउथ एशिया आ रहे हैं, या फिर आपको वेस्ट एशिया के लिए जाना है, तो यहां से आप समझ रहे हो बांग्लादेश क्या हो गया, क्रॉस रोड पर हो गया। आप
वेस्ट एशिया से अगर आ रहे हैं और आपको साउथ ईस्ट एशिया जाना है तो बांग्लादेश इधर बीच में पड़ रहा है, उधर से इधर आ रहे हैं तो वाइस वर्सा भी ऐसे ही काम कर रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो गई। दूसरा, बांग्लादेश का इंपॉर्टेंस क्या था? बांग्लादेश का इंपॉर्टेंस था हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी को करने के लिए। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के डेवलपमेंट में बांग्लादेश का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन आप जानते हो, वहां पर जो मेनलैंड इंडिया की और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की कनेक्टिविटी है, वो जो क्षेत्र है, वो जो टेरिटरी है, वो जो रीजन है, वो बहुत ही ज्यादा संकरा है, ठीक है ना, जिसको हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जानते हैं, चिकन स्नैक इसको कहा जाता है। तो अगर हम बांग्लादेश के साथ अच्छी तरह से इंगेज करें, बांग्लादेश के साथ कनेक्टिविटी करें, बांग्लादेश के साथ हमारे जो है रिलेशंस अगर मधुर होते हैं, तो इसका व्यापक असर, सीधा असर कहां पड़ेगा? पूर्वोत्तर भारत पे, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। और इसके लिए हमने पिछले कई वर्षों में प्रयास किए भी हैं, जिनकी हमने कल भी चर्चा की थी। पर ये सब बातें तो हम समझ रहे हैं, जान रहे हैं, यानी महत्व क्या है बांग्लादेश का भारत के परिप्रेक्ष्य में, कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ सहयोग की बात हो जाए, आसियान देशों के साथ, या फिर भारत के ही पूर्वोत्तर क्षेत्र में बात हो जाए, या फिर बात करें इंडियन ओशन में भारतीय जो महासागर है ना, जिसको आप बोलते हैं हिंद महासागर, उस हिंद महासागर में भारत और बांग्लादेश आप जानते हो दोनों क्या है, बॉर्डर शेयर करते हैं, और भारत और बांग्लादेश जो है यहाँ के प्रमुख देश भी हैं। तो नदी का क्षेत्र हो, यानी बहुत सारी इनलैंड रिवर्स हैं, या फिर बात हो जलीय सीमा की, भारत बांग्लादेश के बीच में जलीय सीमा भी है, और सबसे बड़ी बात है भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है, यानी कि 4096 किलोमीटर, 4096.6 किलोमीटर की बाउंड्री। तो ये हमारे लिए अपने इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश के साथ जब आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे, तो बांग्लादेश में उन गतिविधियों को, उन चरमपंथियों को, ऐसे आउटफिट्स को जो इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हैं, अगर पनाह मिलती है, तो सोचिए हमारे लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है। और अगर हम बांग्लादेश सरकार के साथ सहयोग करें, वो हमारे साथ सहयोग करे, म्यूचुअल कोऑपरेशन हो, तो कोई भी ऐसी आउटफिट, कोई भी ऐसी संस्था, संगठन जो भारत के हितों को नुकसान पहुंचा सकता है, अगर भारत और बांग्लादेश का सहयोग, उनके बीच में आपसी सहमति हो, तो फिर बांग्लादेश उसको अपनी भूमि का प्रयोग करने नहीं देगा, और इससे दोनों देशों के संबंधों को तो प्रगाढ़ता मिलेगी मिलेगी, बल्कि सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। अर्थात बांग्लादेश, एक स्थिर बांग्लादेश और मजबूत बांग्लादेश, और भारत और बांग्लादेश के मजबूत रिश्ते दोनों ही देशों के लिए, देखिए एक तरफा रिश्ता नहीं होता, एक तरफा लाभ नहीं होता, दोनों ही देशों के लिए क्या है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर हम बात करें बच्चों इसके इतिहास की, इंडिया बांग्लादेश की जब हम बात कर रहे हैं, तो इतिहास की बात करें, हिस्टोरिकल जो परिप्रेक्ष्य रहा है, इसमें अगर हम बांग्लादेश को देखें, तो हम क्या देखते हैं, क्या चीज हमें जोड़ती है बांग्लादेश के साथ? बताइए जरा, जल्दी बताइए। वेरी गुड, संस्कृति, कल्चर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड मैम। कल्चर, जो बंगाल का कल्चर है ना, बंगाल का कल्चर जो है, बांग्ला कल्चर जो है ना, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट। तो बंगाल का कल्चर, लैंग्वेज, ठीक है ना, फिर जब कल्चर लैंग्वेज की बात आती है, तो जो पूरा हम एक टर्म पढ़ते हैं ना, आर्ट एंड कल्चर, है ना, आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं आप, तो बांग्लादेश एक कंट्री सेपरेट है, बांग्लादेश अलग देश है, तो भी भाषा, संस्कृति, पर्व, त्योहार, बोली, ये हमें जोड़ रही है आपस में। दूसरी चीज, रिलीजन, धर्म। बांग्लादेश की मेजॉरिटी पॉपुलेशन क्या है, क्या है बताइए? मुस्लिम। बांग्लादेश में कौन लोग हैं? मुस्लिम। और भारत में भी आप जानते हो, बंगाली मुस्लिम जो है, भारत में भी क्या है, मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉपुलेशन है, आप जानते हैं ना, भारत में भी बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी रहती है। तो एक फैक्टर है रिलीजन वाला, एक फैक्टर है कल्चर वाला, लेकिन डोमिनेटिंग फैक्टर क्या होगा? डोमिनेटिंग फैक्टर क्या होगा? अब यही तो मेन चीज है कि आपका डोमिनेटिंग फैक्टर क्या होगा, और वही चीज हमें समझनी है। कल मैंने आपको बताया था, बांग्लादेश के इतिहास की बात करें, अभी देखो मैं यहां पर इस चीज को थोड़ा सा पॉज कर रहा हूं, इस चीज पे मैं दोबारा आता हूं, लेकिन मैं दूसरी तरफ आपको ले जाना चाह रहा हूं।
ताकि आपको और क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। बांग्लादेश 1971 में एक आजाद मुल्क के रूप में आ गया। 6 दिसंबर को हम इसको जो फ्रेंडशिप ट्रीटी, फ्रेंडशिप आप दे फ्रेंडशिप डे के रूप में, मित्रता दिवस के रूप में भी दोनों देशों के बीच में मनाया जाता है। 16 दिसंबर विजय दिवस आपको याद होगा इस रूप में मनाया जाता है, जब भारत ने पाकिस्तान को परास्त कर दिया और 93,000 सैनिक उनके हमारे कंट्रोल में आ गए थे, और हमने एक अलग देश, थैंक्स टू इंदिरा गांधी एंड सैम मानेकशॉ, जिनका और हमारी भारतीय सेना जिसने इतना इंपॉर्टेंट, और साथ ही साथ इनके लिबरेशन वॉर में जो मुक्ति वाहिनी रही है, सबका ही ये मिलजुल कर प्रयास रहा। 1971 वॉर, 1971 का एयर, बांग्लादेश क्या बन गया, एक स्वतंत्र देश। सारी सत्ता की कमान चाबी किसके हाथ में है, शेख मुजीब। किसके हाथ में थी, शेख मुजीब उर रहमान। ये व्यक्ति का नाम आप जानते हैं, बंगबंधु, क्या बोलते हैं ने, बंगबंधु, फादर ऑफ बांग्लादेश। जैसे महात्मा गांधी का स्टेटस जो इंडिया में रहा है, मोहम्मद अली जिन्ना का जो स्टेटस है पाकिस्तान में, सिमिलर स्टेटस शेख मुजीब उर रहमान का। और इनकी पार्टी कौन सी पार्टी थी, कल बताया था मैंने आपको, आवामी लीग। आवामी लीग पार्टी, जो पहले तो आपको पता है ना पाकिस्तान के पॉलिटिशियन थे, है ना, ये सारी कहानी आपको पता है क्यों ये 1971 की स्थिति बनी थी, क्यों वॉर हुआ था, क्यों पंजाबी मुस्लिम्स और बंगाली मुस्लिम्स जो थे पाकिस्तान के ही दोनों रीजन थे, वो दोनों दूर दूर थे, क्या टसल रही, इलेक्शंस के बाद क्या स्थिति बनी, क्यों ये प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, क्या सारी स्थिति रही, और इन्होंने लिबरेशन अपने को लिबरेट कर दिया। तो शेख मुजीबुर रहमान जो है बंगबंधु के नाम से जाने जाते, और आजकल फिर चर्चा में आई है, आएगी नहीं आया चर्चा में। और बड़ी बात यह है, बंगबंधु जिन्होंने बांग्लादेश का निर्माण किया, शुरुआती समय पर हमारे बहुत अच्छे संबंध रहे बच्चों, क्योंकि भारत का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। भारत में इंदिरा गांधी थी, वहां पर शेख मुजीब थे, और 1971 से, और मैं बोल दूं 1971 से और 1974 तक बहुत ही अच्छे संबंध रहे। लेकिन धीरे 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 बांग्लादेश के ही कुछ सेक्शन के अंदर शेख मुजीब को लेकर असंतोष उत्पन्न होने लगा धीरे धीरे। देखो, जिन्होंने देश के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन्हीं की कार्य प्रणाली, उन्हीं की शैली को लेकर, कार्यशैली को लेकर, और एक सेक्शन था बांग्लादेश के अंदर भी जो कि प्रो पाकिस्तानी था, जो नहीं चाहता था कि एक अलग कंट्री बने। परिस्थितियां ऐसी बनी, हो गया, वो अलग देश बन गया। आज भी वो सेक्शन, अब वो सेक्शन फिर हावी हो रहा है। चलो, बन गया बांग्लादेश, शेख मुजीब ने सत्ता संभाल ली, सब कुछ बना, पहले राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कई तरह के आप देखिए इनके पास कार्यकाल रहे, सत्ता बढ़ाई इन्होंने। पर फाइनली क्या हुआ, 1975 में इन्हीं की आर्मी ने शेख मुजीब की हत्या कर दी। 15 अगस्त, आपको पता है 15 अगस्त जो हमारी आजादी का दिन है, स्वतंत्रता का दिवस है, इस दिन बांग्लादेश में भी छुट्टी होती है। लेकिन किस चीज की छुट्टी होती होती है, मतलब इस साल से नहीं हो रही है, सत्ता पलट गई ना, 5 तारीख को सत्ता पलटी है। यह बांग्लादेश, क्योंकि इस दिन बांग्लादेश में शेख मुजीब की क्या हुई थी, हत्या। 1975, याद कीजिए, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल, याद आ रही है आपको बात, नेशनल इमरजेंसी, और उधर बांग्लादेश में इतनी बड़ी स्थिति बन गई। 1975 में शेख मुजीब की हत्या हुई। अब 1975 के बाद जो दौर आया बांग्लादेश में, वहां पर जो बड़ी ताकत बन के उभरेंगे वो थे लेफ्टिनेंट जनरल जियाउर रहमान। शुरुआती समय 2-3 साल थोड़ा प्रॉब्लम रही, फिर वहां एक बड़े, आप समझिए जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फिगर वहां पर जो आई, दैट वाज लेफ्टिनेंट जनरल जियाउर रहमान। आर्मी चीफ रहे, आर्मी में इंपॉर्टेंट रोल था, लेटर प्रेसिडेंट बने वहां के, और जियाउर रहमान ने ही एक पार्टी बनाई जिसका नाम है बीएनपी। क्या नाम है, बीएनपी। भाई क्योंकि ये तो एक तरीके से आप समझिए मिलिट्री पर्सन थे ना, और आपने पावर ले ली है, तो आपको कोई डेमोक्रेटिक सेटअप करना पड़ेगा, पॉलिटिकली इंगेज करना पड़ेगा, तो आपको पॉलिटिकल पार्टी बनानी पड़ेगी। इनकी पार्टी थी बीएनपी। तो मैंने आपको बताया था बांग्लादेश में तो दो मेजर पार्टी है, एक पार्टी है बीएनपी और एक पार्टी है अवामी लीग। शेख मुजीब की पार्टी अवामी लीग, जिसको लीड किया शेख हसीना ने, और मुजीबुर इसकी जियाउर रहमान की पार्टी बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसको लीड किया इन्हीं की बेगम ने। क्या नाम है उनका, खालिदा जिया। मजे की बात यह है, खालिदा जिया का बर्थडे भी 15 अगस्त को आता है।
तो 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ, 15 अगस्त को शेख मुजीबुर रहमान की, 15 अगस्त को खालिदा जिया का बर्थडे आता है, और 2 साल का अंतर है शेख हसीना और खालिदा जिया की उम्र में। और बड़ी बात यह है, दोनों बेगमों की लड़ाई, बांग्लादेश का जो पॉलिटिकल इतिहास है उसमें 2 बेगमों की लड़ाई ही पढ़ते हैं लोग, जानते हैं, समझते हैं कि किस प्रकार से दोनों पहले एक दूसरे को सहयोग भी कर रही थी जब तक मिलिट्री शासन था, बाद में डेमोक्रेसी आई, इलेक्शंस हुए, और फाइनली आप देखिए एक दूसरे की किस प्रकार से दुश्मन बनी। और शेख हसीना का जो रिजीम रही पिछले 15 सालों में आप देखिए, और मैडम कहाँ थी, कौन सी मैडम, खालिदा जिया, ये जेल में थी, अभी तो रिलीज कर दिया गया इनको, और बहुत सारे और भी लोग रिलीज हो रहे हैं, और भारत की टेंशन इसमें बढ़ना स्वाभाविक है। अब देखेंगे आगे किस तरह से रिलेशन शेप करते हैं। लेकिन अभी बात कहाँ हमें समझनी है बच्चों, में बात समझनी है कि जियाउर रहमान आए, बीएनपी पार्टी, अब अगला जो दौर है वो जियाउर रहमान का रहा, आगे चल के जियाउर रहमान की भी हत्या हो गई, तो वहां मिलिट्री रूल, सेमी मिलिट्री रूल, इस तरह से चीजें चलती रही, तो वो दौर बहुत ही अजीब सा दौर रहा। और फाइनली, अभी मैं इसको मिटाऊंगा नहीं, फाइनली हुआ क्या, 1991 ये वो टाइम है जब एक प्रकार से वहां डेमोक्रेसी फिर आपको देखने को मिल रही है। कब की बात, 1991, यानी अर्ली 1990s। इलेक्शन हुए, पहली बार इलेक्टेड गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है इतने सालों बाद, और खालिदा जिया बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। कौन बनी प्राइम मिनिस्टर, खालिदा जिया। तो अब खालिदा जिया प्रधानमंत्री बन गई, खालिदा जिया का कार्यकाल शुरू हो गया। फिर अगली बार चुनाव हुए, फिर शेख हसीना प्रधानमंत्री बनी, फिर अगली बार चुनाव हुए, खालिदा जिया प्रधानमंत्री बनी। तो खालिदा जिया शेख हसीना, खालिदा जिया शेख हसीना, यही चलता रहा। फिर 2007-8 के आसपास थोड़ी दिक्कत चल रही थी, 2009 से जब इलेक्शन हुए, शेख हसीना पावर में आई। आपको समझना चाहिए, खालिदा जिया भी 3 बार प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, शेख हसीना, ऐसा चल रहा था वहां पे, पहले सबसे खालिदा जिया सबसे पहले बनी महिला प्रधानमंत्री में, शेख हसीना से पहले खालिदा जिया बनी, 5 साल का कार्यकाल किया, आरोप प्रत्यारोप, जब एक 5 साल हो जाते हैं, एंटी इनकम्बेंसी, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, सरकार का काम करने का तरीका, नाराजगी उत्पन्न होती है। शेख हसीना आई, फिर शेख हसीना हटी, फिर खालिदा जिया आई, इस तरह से चलता रहा। 2009 में पावर में आई शेख हसीना, और अब वो लगातार ही पावर में रही 2009 से, और ये साल क्या चल रहा है, 2024 का। और इस साल शुरुआत में इलेक्शंस हुए थे, याद होगा आपको, 2024 में शुरुआत में इलेक्शंस हुए थे, और 2024 में जो शुरुआती जनवरी में इलेक्शन हुए थे, इसमें अपोजिशन पार्टीज, यानी ये जो बीएनपी है, बाकी पार्टीज है, इन्होंने इसका क्या किया, विरोध किया। अमेरिका, पश्चिमी देशों ने भी बोला कि भाई बांग्लादेश में जो चुनाव हो रहे हैं वो निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं, बांग्लादेश में पूरा का पूरा सिस्टम, पूरी की पूरी जो ताकत है वो शेख हसीना के हाथों में है, और सब कुछ इन्होंने अपने हिसाब से सेटल कर रखा है, सब कुछ अपने हिसाब से कर रखा है, और जीतना इनका स्वाभाविक है, तो इनकी पार्टी जीती भी। यानी अभी चुनाव हुए थे इसी साल जनवरी में, और शेख हसीना सत्ता में वापस लौट के आई। लेकिन काफी साल हो गए शेख हसीना को, 15 साल आप देखिए, 2009 से 2019, 10 साल, और 5, 24, 15 साल से लगातार वो सत्ता में है, पहले भी 5 साल वो सत्ता में रही हैं। तो आप देखिए एक लंबा कार्यकाल शेख हसीना का रहा, और इस दौरान भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो संबंध बहुत ऊंचाई में गए। भारत और बांग्लादेश के संबंध, शेख हसीना जब ये 2009 से सत्ता में आई तो हमारे संबंध मजबूत हुए। इससे पहले जो खालिदा जिया का कार्यकाल था वो बड़ा खराब कार्यकाल था, मतलब संबंध हमारे लो लेवल पे गए, क्योंकि उस समय माना जाता था कि भारत के अंदर जो आंतरिक अशांति पैदा करने वाले गुट है, जैसे उल्फा का नाम आपने सुना होगा, नॉर्थ ईस्ट में उल्फा, आंतरिक अशांति के लिए, एनएससीएन जो है नागालैंड वाला समूह है ना, इसके अलावा जो बोडोलैंड की डिमांड करने वाला, इस तरह के जो सारे आउटफिट जो कि इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट थे, इनको ट्रेनिंग व्रेनिंग और शरण बांग्लादेश में मिला। अब बांग्लादेश तो 5 राज्यों से सीमा साझा करता है, तो ये हमला वमला करके, दिक्कतें पैदा करके, और वापस कहां चले जाते थे। और रिजीम किसकी थी वहां पे, रिजीम किसकी थी, खालिदा जिया। खालिदा जिया भारत भी आई थी, मनमोहन सिंह साहब उस वक्त प्रधानमंत्री थे, पहला कार्यकाल मनमोहन सिंह साहब का था, 2005-6 की बात होगी। और फाइनली वहां पर पावर में कौन आई, शेख हसीना, 2009 में। 5 साल बाद भारत में भी सत्ता पलटी, नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आ गई, और लगातार संबंध सुधारों की तरफ बढ़ते गए। और हमने सबसे बड़ी बात, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट,
100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, बांग्लादेश के साथ जो एनक्लेव की सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, है ना, हमने बांग्लादेश के साथ सीमा जो विवाद चल रहा था एनक्लेव वाला, उसको सुलझाने का प्रयास किया। और अब तो लगातार मैंने आपको कल बताया, बहुत सारे क्षेत्रों में भारत और बांग्लादेश लगातार सहयोग कर रहे थे। बहुत सारे प्रोजेक्ट भारत ने बांग्लादेश में लगाए हुए हैं। हमारा ट्रेड भी बहुत तगड़ा है और बहुत पिछले 10 सालों में आप देखिए ट्रेड बढ़ा है। और साउथ एशिया में बांग्लादेश इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बना है। ये सब चीजें रही, लेकिन अब वापिस आते हैं इस मुद्दे पे। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? फिर मैंने बात कही बांग्लादेश के साथ हमें चीजें जोड़ती क्या है, तो आपको ध्यान रखना है बांग्लादेश के साथ हमें चीजें क्या जोड़ती है। एक तो कल्चर और दूसरा लैंग्वेज। अब जो कल्चर और लैंग्वेज हमें जोड़ रहा है, इसमें ज्यादा डोमिनेंट कौन होगा? देखिए एक पार्टी है वहां पर आवामी लीग, एक पार्टी है वहां पर बीएनपी। अरे यार कोई आया है तो आप बताइए। एक पार्टी है आवामी लीग और एक पार्टी है बीएनपी। इनमें जो बीएनपी है ना, ये थोड़ी प्रो इस्लामिक है। प्रो इस्लामिक, बीएनपी प्रो इस्लामिक भी है, प्लस बीएनपी पार्टी जो है ये पाकिस्तान के प्रति थोड़ा आप समझिए सिंपैथी रखती है, झुकाव रखती है। और बीएनपी के टाइम पीरियड में पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट वहां बहुत ज्यादा था। ठीक, तो ये किस चीज पर ज्यादा फोकस करती है, कल्चर पे या रिलीजन पे? रिलीजन। इनके लिए डोमिनेटिंग फैक्टर क्या है? रिलीजन, धर्म। तो इस्लाम, तो पाकिस्तान भी इस्लामिक देश है, बांग्लादेश भी इस्लामिक देश है। इंडिया, इंडिया से जो अलग हुए हैं, हेट्रेट वो जो रहा है, प्रो हिंदू पॉपुलेशन या हिंदू डोमिनेटिंग पॉपुलेशन आप बोल दीजिए। ऑल्दो इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, बट इनका थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक बायसनेस रहा और झुकाव रहा। लेकिन ये जो शेख हसीना की पार्टी थी, शेख मुजीब खुद इनफैक्ट अपने आप में एक सेक्युलर पर्सन थे, पंथ निरपेक्ष थे। अच्छा, उनके पिता पंथ निरपेक्ष थे, तो उनकी बेटी जो इस विरासत को आगे बढ़ाएगी वो भी क्या बढ़ाएगी? पंथ निरपेक्षता। और शुरुआत में बांग्लादेश एक सेक्युलर कंट्री था, बाद में 1975 की बाद ये जो सारा ड्रामा स्टार्ट हुआ, वहां पर इस्लाम मतलब जो एक प्रॉपर उसको ऑफिशियली आप देखिए, आज भी आप देखिए बांग्लादेश में कोई इस्लामिक कंट्री है। लेकिन वहां पे जब शेख हसीना की रिजीम रही, लंबा टाइम पीरियड रहा, तो हर सेक्शन वहां पे मुस्लिम, हिंदू, बाकी सब माइनॉरिटीज सब अच्छे खासे फल फूल रहे थे। और बहुत बड़े लेवल पर बाकी माइनॉरिटीज भी वहां पर अच्छा बिजनेस में हाथ आजमा रही थी, अच्छा उनको लाभ हो रहा था। अब बड़ी बात क्या है, शेख हसीना फोकस करती है रिलीजन से ज्यादा कल्चर पर। बांग्ला कल्चर मैच हो रहा है ना, बांग्ला कल्चर। वो उस तरह से अभी यहाँ पे शांति निकेतन में एक समारोह हुआ था कुछ समय पहले, वो आई थी, प्रधानमंत्री मोदी भी बांग्लादेश में गए थे। तो वो कोई चीजें हमें जोड़ रही है, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, वो बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला उसके रचयिता है। भारत के राष्ट्रगान जनगण मन, तो दोनों देशों के राष्ट्रगान का निर्माण किसने किया? लेकिन आप देखिए, तो वो तो हिंदू है ना रविंद्रनाथ टैगोर, पर कल्चर, भाषा, बोली हमें जोड़ रही है। दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा भी बड़े स्तर पर बांग्लादेश में, क्योंकि हिंदू पॉपुलेशन काफी अच्छी है, तो बांग्लादेश में दुर्गा पूजा भी होती रही, होती है। अब दिक्कत क्या आई, ये सब चीजें आगे बढ़ रही थी, प्रोग्रेस की तरफ थी। वापस वहां पर जो इस साल अभी ड्रामा हुआ पिछले महीने, उसके बाद वापस अब एक प्रकार से आप समझिए, अभी तो वहां पर एंटरिंग गवर्नमेंट चल रही है, लेकिन ये बीएनपी स्पॉन्सर्ड है कहीं ना कहीं आप समझिए, क्योंकि खालिदा जिया ही अब जो है वो, और बाकी सारी मिलिट्री सब मिलके, खालिदा जिया का एक अच्छा मिलिट्री से भी हो रहा है ना। क्यों? क्योंकि इनके पिता खुद मिलिट्री में रहे हैं। हालांकि मिलिट्री के भी वहां दो धड़े थे, एक प्रो हसीना वाला, एक प्रो खालिदा वाला, ठीक है ना। तो और एक प्रो इंडिया सपोर्ट करता है, एक वहां का मिलिट्री का धड़ा जो है किसको सपोर्ट कर रहा है? पाकिस्तान को भी सपोर्ट करता है। और एक अमेरिकन सेक्शन भी वहां पर राइज हुआ है। अभी तो सारा ड्रामा जो हुआ उसमें अमेरिका का हाथ बोला जा रहा है, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि मिलिट्री का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। अभी तो पाकिस्तान की आईएसआई का भी नाम आ रहा है। अभी तो बहुत सारी खिचड़ी बनी हुई है आपस में वहां पे, है ना। तो फिलहाल हमें क्या बात ध्यान रखनी है कि हमारे लिए कहाँ इंटरेस्ट अब हार्मफुल हो रहे हैं। देखो मैंने जो बोला था वो डर हमारे सामने आने लगा है। पाकिस्तान कहीं ना कहीं बांग्लादेश के माध्यम से नया खेल रचने लगा है। जमात इस्लामी नाम आप सुन रहे हैं, इनका
फिर से एक प्रकार से बांग्लादेश में दोबारा से प्रभाव बढ़ने लगा है। शेख हसीना ने क्या करा था, इन सबको दबा रखा था, किसी को जेल डाल रखा है, किसी को कुछ कर रखा है। शेख हसीना ने बोला था बांग्लादेश की भूमि का इस्तेमाल भारत के खिलाफ हम किसी भी स्थिति में होने नहीं देंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ मामलों में दिक्कतें नहीं थी। याद कीजिए जब हमारे यहां CAA कानून आया था, याद कीजिए उस समय जो पूरा नॉर्थ ईस्ट में भी प्रोटेस्ट हो रहा था, आप जान रहे हैं, और उसको लेकर एक टसल रहा। जो रोहिंग्या शरणार्थी थे, रोहिंग्या क्राइसिस हुआ था, वो म्यांमार से बांग्लादेश, उन्हें म्यांमार भी नहीं मान रहा, बांग्लादेश भी नहीं मान रहा, सिटीजन है किसके, सारा सिटीजनशिप का क्राइसिस हो गया था। इसके अलावा रिवर वाटर डिस्प्यूट रहा है। इसके अलावा कई बार ऐसा हुआ कि बांग्लादेश के तरफ से कुछ लोग भारत की सीमाओं में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे, BSF ने वहां पर फायरिंग वगैरह कर दी, कुछ उसमें बांग्लादेशी लोग जो इलीगली भारत में प्रवेश कर रहे थे उनको, वो उनकी डेथ हो गई, मर गए वो लोग, तो थोड़ा सा उससे भी संबंधों पे असर पड़ा। मतलब ऐसा था कि दिक्कतें चल रही थी, कुछ दिक्कतें तो थी, चलती है वो तो हमेशा, लेकिन उसका असर बिजनेस पे, उसका असर जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशन डायरेक्ट जो थे, ट्रेड, बिजनेस, कल्चर, उस पर पड़ने नहीं दिया। मैच्योर रिलेशनशिप थे, यानी कि पाकिस्तान की तरह जरा जरा सी बात पे ये हो गया, अब ट्रेड रिलेशन ही खत्म, अब फिर वो कुछ कोशिश कर रहे हैं ट्रेड रिलेशन शुरू करो, ये करो। भाई चाइना के साथ भी तो हमारे बहुत सारे टेंशन हैं, पर ट्रेड चल रहा है। भाई कुछ चीजों को तो हमें चलने देना पड़ता है ना। अब आप बिल्कुल ही ऐसे बिल्कुल नेगेटिव हो जाएंगे, हम तो बात ही नहीं करेंगे, हम तो रूठ जाएंगे, ऐसा नहीं चलता इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। तो यहां पर मैच्योर रिलेशनशिप थी। अब यहां पर ये यूनुस साहब की जो सरकार आ गई है, बच्चों यूनुस साहब की सरकार में हमारे लिए एक चीज देखने वाली है। सबसे पहली बात तो हिंदुओं पर जो अटैक हुए वो आप जानते हैं, उसको लेकर देश और दुनिया के कई देशों ने, भारत और दुनिया के कई देशों ने उसके ऊपर टीका टिप्पणी की और बोला, और यूनुस साहब, प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये बात उनको बोली कि आप जरा अल्पसंख्यकों का ध्यान रखें, उन्होंने भी वादा दिया, भरोसा दिया, लेकिन स्थिति बहुत हद तक सही नहीं है, थोड़ा थोड़ा संभल रही है। दूसरी बात, और थोड़ा बड़ा चढ़ा के भी बताया जाता है, तो जो भी बात है वो दो तरह की चीजें चलती है। दूसरी बात क्या है, ये चीज जरूर है कि वहां पर अब ऐसे तत्व वापस आने लगे हैं जो कि भारत के हित में नहीं है, जो भारत के खिलाफ जा सकते हैं और जाते रहे हैं। ये हमारे लिए एक बड़ी टेंशन हो गई है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो बांग्लादेश जो है वो एक ऐसी कंट्री है जो सेंसिटिव हो गई है इस टाइम। क्या हो रहा है वहां पे, जो कट्टरवादी संगठन है, वो जो आतंकवादी हैं, कुछ ऐसे जिनको अभी तक जेल में रखा गया था, उनको रिलीज कर दिया गया है। उनको क्या कर दिया गया है? रिलीज कर दिया गया। ISI का वहां इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया है और नफरत अब बढ़ रही है इस तरह से, मुझे ये देख के बहुत आश्चर्यचकित भी हुआ मैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई ये जो हमारा राष्ट्रगान है अमार सुनार बांग्ला, ये एक हिंदू टैगोर ने लिखा है और ये हम पे थोपा गया है। बताओ, पिछले 53 सालों से वो उनका राष्ट्रगान है, लेकिन अब ये बात उठने लगी है कि ये हम पर थोपा गया है। ये जो बात मैं आपको कल हिंट दे रहा था, और कल शाम को ही जब मैंने इसको पढ़ा, देखा, खोजा इंटरनेट में, ये बात मैंने आपको ये बात बोली थी, कट्टरवादी वाले वो आएंगे तो वो इस तरह की बात करेंगे। ये तो भाई, अब ये कोई राष्ट्रगान में इसमें ऐसी चीज बोलने का कोई मतलब है? यहां तक कि एक बात और नहीं आ रही है कि बांग्लादेश में कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं हमारा झंडा बदल दो, झंडा, क्योंकि बांग्लादेश एक मुस्लिम डोमिनेटिंग कंट्री है। अब झंडा कैसा उनका? हरा झंडा है और बीच में वो लाल बिंदी है, कल्चर दिखाती है ना उनकी। हरा झंडा है उनका, ये हरा झंडा और बीच में लाल बिंदी। अभी इसका सिग्निफिकेंस क्या है? हरा, आपने देखा बांग्ला जो महिलाएं होती है हरी रंग की साड़ी भी पहनती है, आपने देखा होगा, उनका बड़ी सी बिंदी भी लगाती है, पर इसका मतलब ये नहीं है। शेख हसीना जो है, शेख हसीना भी तो एक क्या है, मुस्लिम है, मुस्लिम लेडी है, बट बंगाली मुस्लिम है, तो पूरा कल्चर वगैरह उस तरह से पूरा देखा होगा अपने अटायर, किस तरह से वो पहनती। ये जो है हरा रंग, ये हरा रंग दिखाता है बांग्लादेश की खुशहाली का, हरियाली का। हमारे यहाँ भी तो हरा रंग है। और ये लाल रंग दिखाता है बांग्लादेश बनाने के लिए जो वहां के जवानों ने अपनी शहादत दी। वहां के जवान मतलब वहां के लोग, वहां के मुक्ति वाहिनी के संघर्ष, जिन्होंने उसके अंदर संघर्ष किया, उन्होंने जो पूरा ब्लड बहाया, बलिदान दिया और एक बांग्लादेश बनाया। अब वहां पर वो चाह रहे हैं कि थोड़ा सा, जैसे पाकिस्तान का झंडा है, मालदीव का जो इस्लामिक, क्योंकि जो इस्लामिक साइंस है, जैसे चांद सितारे इस तरह के,
उन्हें उस तरह का झंडा, शायद इस तरह की मांग चल रही है वहां। अब भगवान जाने झंडा वंडा बदलता है, क्या बदलता है, हम देखते हैं। ये जो नई सरकार आई है, ये अब क्या क्या करती है। अभी फिलहाल ये तो कुछ नहीं करेगी, अंतरिम सरकार है, ज्यादा कुछ नहीं करेगी। अब नए सेटअप में जो सरकार आएगी, इलेक्शंस होंगे दोबारा, क्या होता है क्या नहीं होता, वो देखने वाली बात होगी। तो अब हमारे लिए थोड़ा सा टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि पाकिस्तान, चाइना, ये सब ऐसे, और हमारे इतने सारे प्रोजेक्ट चल रहे थे वहां पे, वो सब ऐसे देश हैं, ऐसे मुल्क हैं जो भारत को कहीं ना कहीं प्रभावित करने वाला काम करेंगे। तो हमारे को ये चीज भी समझनी है। बच्चों, घबराने वाली बात है क्या? देखने वाली बात है कि अब हम किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। हमारी सरकार के लिए एक चैलेंज है, और सही बात है, चैलेंज आपके, देखिए नेपाल में आपकी ओली सरकार चल रही है, मालदीव में आपकी मुइज्जू सरकार चल रही है, और इधर बांग्लादेश में आपकी जो है यूनुस सरकार आ गई है। पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध चिर परिचित है, आप किस तरह के संबंध है। तो आप क्या करें, अब देखते हैं क्या किया जा सकता है। ये है दो बेगम, इनकी लड़ाई कहां तक आ गई, देख रहे हैं ना। तो मैडम शेख हसीना, मैडम खालिदा जिया, और कभी ये सत्ता में, कभी वो सत्ता में। भारत के परिप्रेक्ष्य में बात ये रही है कि ये सत्ता में, लेकिन ये अपने देश के हिसाब से वहां थोड़ी, इनकी जो सरकार है, भारत हालांकि सीधा सीधा नहीं बोलता था, ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट। ये जो सारा मसला हुआ, कैसे हुआ? स्टूडेंट प्रोटेस्ट। अब स्टूडेंट प्रोटेस्ट तो सत्ता, प्रधानमंत्री की कुर्सी तक ले गया। और सत्ता, अब ये ऐसा होता है ना, बड़ी ताकत क्या करती है, वो देखती हैं, और ये बड़े लेवल पर खेल चलता है। कौन से मुद्दों पर, कौन से उसमें इस देश में सरकार के प्रति नाराजगी है, फिर उस मुद्दे को बहुत बड़े स्तर पर भुना दिया जाता है। और लोगों को समझ भी नहीं आता कि उनका इस्तेमाल करके उन्हीं के देश में इतने बड़े लेवल पर खेल हो गया है। स्टूडेंट्स वर यूज्ड एज अ वेपन्स अगेंस्ट देयर ओन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी अपने गुरूर में रही। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट बहुत पायस हो गई हो, गवर्नमेंट को भी खबरें मिल नहीं रही थी क्या इनको? भारत ने भी चताया था, कई देश बोल भी रहे थे, पर क्या पूरा खेल हुआ अब आप जानते ही हैं। खुद शेख हसीना क्या बोल रही है, और ऊपर से मोहम्मद यूनुस बोल रहे हैं आप भारत में बैठी बैठी मत बोलिए, चुप रहिए आप। अभी उनको, अभी आपने देखा होगा परसों, आप कुछ भी स्टेटमेंट मत दीजिए। अभी अब देखो उनको मांग कर रहा है, उनके बांग्लादेश मांग रहा है शेख हसीना को, अब मांगा जाएगा। अब देखते हैं किस प्रकार से शेख हसीना को वहां भेजना। अब भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज हो रहा है कि क्या करा जाए आगे, देखते हैं आगे। और ये देखिए यूनुस साहब, ये अब नए अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री हैं। यूनुस साहब जो हैं अब सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, किस तरह से किया। वैसे इस महीने माननीय प्रधानमंत्री अमेरिका जाने वाले हैं, नरेंद्र मोदी, और यूनुस साहब भी जाने वाले हैं। बांग्लादेश की अथॉरिटी सोच रही है कि दोनों की मुलाकात करा दी जाए। ये अगर ऐसा होता है तो पहली बार ऐसा होगा बांग्लादेश में, जब से तख्ता पलट हुआ है और नई सरकार आई है शेख हसीना के जाने के बाद, यूनुस साहब की, प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री यूनुस की मुलाकात अगर होती है। भारत ने भी कुछ नहीं कहा इस मुलाकात पे, हाँ भी नहीं बोला, ना भी नहीं बोला। देखते हैं, बांग्लादेशी अथॉरिटी चाह रही है कि, हालांकि उन्होंने क्या कर दिया, उधर शेख हसीना का पासपोर्ट रद्द कर दिया। अब देखो किस तरह से भारत सरकार डील करती है। तो मैंने आपको बांग्लादेश की सिग्निफिकेंस बता दी थी, सारी बातें आपको बता दी है। बांग्लादेश आपको बहुत अच्छे तरीके से कनेक्टिविटी वगैरह जो सारी बात बताई थी वो आपको क्लियर हो गई होगी। अब उन प्रोजेक्ट्स का क्या होगा, प्रोजेक्ट्स तो चल ही रहे हैं, फिर देखते हैं। कुशियारा वाला जो मैंने आपको कल बताया था, एक हम आपको बता रहे थे, ये तिस्ता रिवर डिस्प्यूट, ये सॉल्व हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ हमारी भी इंटरनल पॉलिटिक्स होती है। हमारे यहाँ ममता दीदी हैं, और ममता दीदी को इसमें ये लगा था, उनकी भी अपनी जगह बात सही थी कि भाई अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, मतलब ये जो एग्रीमेंट होता है, इससे कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल के नॉर्दर्न रीजन्स में जल का संकट उत्पन्न हो सकता है। और वो राज्य की मुख्यमंत्री है, तो राज्य के जो विषय है, लेकिन फिर बात तो नेशनल लेवल, क्योंकि ये दो देशों की बात है ना। तो एक बार तो मीटिंग हुई भी थी, प्रधानमंत्री मोदी, ममता बनर्जी भी थी उसमें, जबकि ममता बनर्जी स्टेट की सीएम है। जब बड़े लेवल पर बात होगी तो प्रधानमंत्री टू प्रधानमंत्री लेवल पे बात होगी ना। पर ममता बनर्जी भी एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं और की प्लेयर रही हैं, और इन्हीं के कारण समझौता नहीं भी हो पाया है, ये भी आपको जान लेना चाहिए। पहले आप तिस्ता नदी जानिए। तिस्ता नदी आप जानते हैं किसकी सहायक नदी है? हैं? ब्रह्मपुत्र। आपने क्या बोला, बराक? ब्रह्मपुत्र नदी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है।
जेमू ग्लेशियर का नाम आपने सुना होगा, है ना। सिक्किम में जेमू ग्लेशियर और खांगसे ग्लेशियर वहां से ओरिजिनेट होती है। इट्स मेजर ट्रिब्यूटरी रंगित, ये आपको ज्योग्राफी में क्वेश्चन आते हैं, ज्वाइंस इट एट दार्जिलिंग इन तिस्ता, दार्जिलिंग तिस्ता बाजार, ये आप जानते हैं। ये हमारा वही वाला क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल का उत्तरी क्षेत्र, है ना, दार्जिलिंग सिलीगुड़ी वाला। और आगे आप देखते हो कि एट मैकलीगंज इन नॉर्थ बंगाल कूच बिहार इट एंटर्स बांग्लादेश ज्वाइंस ब्रह्मपुत्र। तो मैंने आपको बता दिया ब्रह्मपुत्र की ये सहायक नदी है, आगे चल के बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र में मिलती है। तिस्ता जो है बांग्लादेश की चौथी सबसे बड़ी ट्रांस बाउंड्री रिवर है, इरिगेशन और फिशिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल है। बांग्लादेश, आप जानते हो भारत और बांग्लादेश के बीच में 50 से ज्यादा नदियां जो है हमारे बीच में बहती हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि वो दोनों ही देशों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा आप देख रहे हो ये इसका कितना एरिया ये कवर करती है, इसका कैचमेंट एरिया, ये हमारे लिए ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये 10 मिलियन पीपल, 1 करोड़ लोगों के लिए उनके लिए जीवन दायिनी का काम करती है, बहुत बड़ी बात है इसकी। और 14% क्रॉप जो है इस पे डिपेंडेंट है। तो आप समझिए हमारी भी जरूरत है, उनकी भी जरूरत है। कृषि के मामले में दोनों देशों को पानी पीने, और वैसे भी बोलते हैं तीसरा विश्व युद्ध होगा जल के लिए, लड़ाई होगी पानी के लिए। तो पानी के मामले पर जितनी जल्दी हो ये सारे डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर लिया जाए, ताकि क्या हो, रिलेशन पे कोई इसका नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े। क्योंकि पॉलिटिक्स देखो हमारे यहाँ भी है, उनके यहाँ भी है। आगे आगे हम आपको भारत श्रीलंका रिलेशंस बताएंगे, मैं बताऊंगा किस प्रकार से लिट्टे का जो मामला है वो भारत और श्रीलंका के बीच में, और खासकर फिर तमिलनाडु राज्य इन्वॉल्व हो जाता था उसमें, कि लिट्टे जो थे वो कौन थे, तमिलियन सीधे। तो बाद में अंग्रेजों के जमाने में कहां चले गए थे, श्रीलंका चले गए थे। अब भारत बांग्लादेश वाली बात आएगी तो फिर कौन सा स्टेट, पश्चिम बंगाली स्टेट। ये जो बॉर्डरिंग स्टेट होते हैं कहीं कहीं ना कहीं उनकी कल्चरल कनेक्टिविटी है, एथनिक कनेक्टिविटी है, तो फिर हमारे को ये सारी चीजें सोचनी पड़ती है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है इसके संबंध में। और तीस्ता वाटर शेयर बिटवीन दिसंबर एंड मे एनुअली इंडिया क्लेम्स अ शेयर ऑफ 55%। तो बातचीत चल रही है 1983, क्या बोलते हैं 83 को, 83। वैसे आपने देखा होगा 1971 में भारत और बांग्लादेश के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्टैब्लिश हुए, राजनयिक संबंधों की स्थापना हुई। और 1972 से ही हमने जल मामलों को सुलझाने के लिए, जल सारे विवाद को सुलझाने के लिए काम करना शुरू कर दिया, शेख मुजीब के समय से ही। आगे चल के 1996 का साल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा। याद कीजिए हमारा जो फरक्का बैराज है, वहां से रिवर बांग्लादेश में जाता है किस्सा, और एक रिवर का जो मतलब आपकी जो गंगा है ना, गंगा वो बाइफरकेट हो जाती है, उसकी मेजर वाटर जा रहा है बांग्लादेश में, और एक स्ट्रीम उसकी जो डाउनवर्ड जा रही है एज अ हुगली रिवर। बांग्लादेश का ये बोलना था, पहले पूर्वी पाकिस्तान फिर बांग्लादेश, कि क्या होता है गर्मियों के मौसम में पानी पर्याप्त मात्रा में बांग्लादेश नहीं पहुंचता, तो गर्मियों में ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, और मानसून मानसून में भारत की तरफ से ज्यादा पानी छोड़ दिया जाता है, तो उससे बाढ़ आ जाती है। भाई पानी के साथ दोनों समस्या है ना, अगर कम हो तो भी समस्या और ज्यादा हो तो भी समस्या। तो बाद में 1996 में इस तरह का एग्रीमेंट उन्होंने किया, और उससे बातें बहुत हद तक अब सुलझी हैं। लेकिन और कुशियारा रिवर का भी मैंने आपको बताया, लेकिन अभी कुछ हद तक और नदियों को लेकर हमें, जिसमें मेन है कौन सी, तिस्ता रिवर। तो ये क्वेश्चन बनता है तिस्ता वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप देखिए यहाँ पर 39% भारत के लिए, 36% बांग्लादेश के लिए, और 25% अनएलोकेटेड है। 2011 में दिल्ली और ढाका स्ट्रक इंटरिम डील फॉर 15 इयर्स, इंडिया वुड गेट 42.5%, बांग्लादेश को इतना मिलेगा। भाई दोनों देशों की बड़ी पॉपुलेशन है, दोनों देशों की आवश्यकताएं हैं, दोनों देश इरिगेशन को जो है आप समझिए उनका जो प्राइमरी काम है दोनों देशों की तरफ की जनता का वो है। लेकिन ममता बनर्जी ने इसको अपोज किया। मैंने कहा ना ममता बनर्जी जो है वो इसको लेकर काफी ज्यादा, तो बंगाल की पॉलिटिक्स है वो भी गहराई, उसके ऊपर भी बातचीत हुई। और तीस्ता वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट वेटिंग टू बी साइंड सिंस 2011। तो अभी तक ये बातचीत तो हुई थी लेकिन ये आगे नहीं बढ़ पाई है, साइन नहीं हो पाया। माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब थे उस समय, और मुझे याद है हम बहुत मतलब हम छोटे थे उस टाइम स्कूल में, तो उस टाइम ये बातचीत चल रही थी कि इस तरह से भारत बांग्लादेश के बीच में तीस्ता वाटर जो है शेयरिंग की बात चल रही है। हाइड्रो पावर ऑन तीस्ता इज अनदर पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि हाइड्रो पावर जो पानी से बिजली बनाने की बात है। एटलीस्ट 26 प्रोजेक्ट्स ऑन द रिवर मोस्टली इन सिक्किम एम्ड एट प्रोड्यूसिंग सम 50,000 मेगावाट। तो सिक्किम क्योंकि आप देखिए ना अपर रीजन में हो गया, फिर वेस्ट बंगाल का अपर रीजन आ गया, तो अगर हम वहां पर
इस तरह से उसके वाटर को इस्तेमाल कर लेते हैं, डैम वगैरह कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो लोअर रीजन पे असर पड़ता है वाटर का। और ये सारे मुद्दे भी जो है दोनों देशों के बीच में संबंधों पर कहीं ना कहीं असर डालते हैं, क्योंकि भाई जनता जनता पर सीधा असर पड़ता है। पानी की कमी हो रही है तो सरकार कितना अच्छा अच्छा बोले, पर जनता को अगर पानी कम मिलेगा तो उनके मन में कहीं ना कहीं ऐसे सेंटिमेंट आएंगे। फिर भारत बड़ा देश भी है, भारत पावरफुल भी है, तो चाहे ना चाहे कहीं ऐसा ना लगे कि भारत अपनी शक्ति का, अपनी ताकत का, अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल कर रहा है। तो ये जैसे विवाद के मुद्दे जितनी जल्दी सुलझ जाए उतना ज्यादा संबंधों पर आगे बढ़ने की गुंजाइश रहती है। तो देखते हैं आगे क्या होता है भाई, घबराने की कोई बात नहीं है। तो बात समझ में आ रही है, तीस्ता नदी को लेकर भी विवाद है, वो अभी सुलझाना है। तो सीमा सहयोग को लेकर आप देखिए लगातार लगातार काम चल रहा है दोनों देशों पर। तो अब हम बात कर रहे हैं किस चीज की, जो हमारे बीच में सारे मुद्दे हैं, क्या क्या हमें करना है। चीन के प्रभाव का मुकाबला, जल बंटवारा, मैंने कल आपको बता दिया था। फिर हम बात कर रहे थे सीमा सहयोग की, बहुपक्षीय सहयोग की, जैसे मैंने आपको बताया बिम्स्टेक है, सार्क है, इंडियन ओशन रिम संगठन है, एसोसिएशन जो है। इसके अलावा कॉमनवेल्थ का देश भी है, कौन, कॉमनवेल्थ का मेंबर है बांग्लादेश भी, भारत भी। तो ये सारे मुद्दे हैं जिसको आपको समझना है। और रोहिंग्या संकट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको बताया, म्यांमार, रखाइन स्टेट और बांग्लादेश का आपको याद है कौन सा क्षेत्र हो गया वो चिट्टगांव वाला, चट्टगांव, चिट्टगांव, बांग्लादेश। इनका बहुत फेमस बाजार है कॉक्स बाजार, है ना। देखिए भारत ने बांग्लादेश में शरणार्थी शिविरों में राहत सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन इंसानियत शुरू किया। बांग्लादेश ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों की पंजीकृत सरकार से सरकार आपूर्ति के रूप में स्वीकार किया है। तो दोनों देशों के बीच में सहयोग के क्षेत्र लगातार बढ़ रहे हैं, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। हमारे पास वैलिड पॉइंट्स होने चाहिए जिसको लेकर हम अपनी एक अच्छी आंसर राइटिंग कर सके कि कहां कहां पर बहुपक्षीय सहयोग की बात चल रही है। एक होता है द्विपक्षीय, एक होता है बहुपक्षीय। जैसे BBIN मैंने आपको बताया, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल, इसको कनेक्ट करने के लिए। फिर बांग्लादेश के साथ कनेक्टिविटी बढ़ती है तो फिर वो म्यांमार और फिर साउथ ईस्ट एशिया की तरफ हमारी कनेक्टिविटी। बांग्लादेश के साथ संबंध अच्छे बढ़ते हैं तो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में कनेक्टिविटी स्ट्रांग होती है। बात समझ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन, लागत, जो खर्चा आता है, बहुत सारी चीजें हैं जिनमें हमें लाभ मिलेगा, तो उसके लिए हमने काम भी किया है, चीज ध्यान रखनी है। बाकी डिफेंस और मिलिट्री कॉर्पोरेशन में आप देखिए बायलैटरल, द्विपक्षीय जो हमारी एक्सरसाइज होती है, मिलिट्री की भी और नेवी की भी, क्योंकि समुद्री सीमा भी है और स्थलीय सीमा तो है ही। एक्सरसाइज संप्रीति, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत फेमस है, पूछा जाता है वन लाइनर SSC वगैरह में। संप्रीति युद्ध अभ्यास किसके बीच में होता है, क्या बोलते थे, युद्ध अभ्यास। और एक्सरसाइज बोंगो सागर, बोंगो मतलब जो कौन सा है, बंगाल की खाड़ी, तो वो बोलते हैं बंग, वहां पे मैंने कहा ना उठा के बोलते हैं बंगाल में। विष्णु, विष्णु, बंगाल में थोड़ा सा स्वर उठा के बोलते। रसगुल्ला, 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 है ना। बोंगो सागर नेवी। प्लेटफॉर्म्स फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जैसे बताया सार्क, दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन। बिम्स्टेक की बात आ गई, बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। इसके अलावा BBIN में हम है, इसको हम आगे प्रमोट कर रहे हैं। इसके अलावा कॉमनवेल्थ में दोनों है। बायलैटरल के अलावा और कहां कहां हम जुड़े हुए हैं, जहां पे 2 देशों से ज्यादा देश है। तो सार्क हो गया 8 देशों का संगठन, आप जानते हैं। बिम्स्टेक हो गया 7, इंडियन एसोसिएशन रिम एसोसिएशन 23, इसमें मेन वो हो गए, और बाकी कॉमनवेल्थ देश हो गए, है ना। कॉमनवेल्थ कौन से, जो कभी ब्रिटेन यानी ब्रिटिश पावर के अंडर रहे, उनकी कॉलोनी रहे। और BBIN भारत, मतलब बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, आसपास के देश है, इन्हें कनेक्ट किया जाए बेहतर तरीके से। आ रही है बात समझ में। इसके बाद तो फिर अब इसमें क्या बचा, चैलेंजेस क्या हैं। अब आयुष बात होगी समस्याओं की। संबंध सहयोग कहां पर है कहां पर नहीं है, ये सारी बात जान गए हम। अब बात आएगी समस्याओं की। सर आप बताइए क्या समस्याएं लगती है आपको, कौन कौन से मुद्दे हैं जहां पर चैलेंज है हमारे सामने। चीन का बढ़ता प्रभाव, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चीन के बढ़ते प्रभाव को काउंटर कर रहे हैं। मैडम आप बताइए कहां दिक्कत आ रही है। रोहिंग्या शरणार्थी वाला मुद्दा, ठीक है, चलो आप बताओ मैडम क्या दिक्कत आ रही है।
हाँ, मतलब ये जो सत्ता परिवर्तन हुआ उसके बाद वहां पर कट्टरता बढ़ने के और भारत विरोधी भावना बढ़ने के आशंका है। चलिए, अच्छी सोच है आपकी, मतलब अच्छी सोच नहीं, इसको सोच तो मतलब आप सोच अच्छी जगह रही है, सही सोच रही है। मतलब आप बताइए, प्रियंका आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, देखिए जरा, सबसे पहले बात आ रही है क्या क्या मुद्दे हैं, चैलेंजेस कहाँ हैं हमारे देश, हमारे दोनों देशों के बीच में। शेयरिंग ऑफ ट्रांस बाउंड्री रिवर वाटर्स, नदियों को लेकर जो हम बात कर रहे हैं उसको लेकर दिक्कत है, हमें नदियों के मामले को जल्द से जल्द सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। जैसे सिस्ता नदी का विवाद बड़ा पड़ा है, इसको देखना है। दूसरा, रोहिंग्या शरणार्थी जो है इनका डिपोर्टेशन को लेकर, तो रोहिंग्या संकट एक बड़ा संकट उभरा है पिछले कुछ समय में, आप जानते हैं। म्यांमार के रखाइन स्टेट के मूल लोग हैं, म्यांमार ने इनकी नागरिकता, इनको अपना नागरिक मानने से मना कर दिया। फिर वो कहाँ भागेंगे, आस पड़ोस के देशों में भागेंगे। तो वो आए बांग्लादेश, कुछ आए भारत, हमारे पास अभी डेटा भी नहीं है कि कितने हमारे यहाँ पर हैं, ठीक है ना। तो ये सारी बातें रही दोनों देशों के बीच में। फिर इसके अलावा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड इन्फिल्ट्रेशन, यानी कि दोनों देशों के बीच, देखो म्यांमार आपको पता है जो ट्राइंगल है, ड्रग ट्राइंगल, उसका एक आप समझिए इंपॉर्टेंट घटक है। और म्यांमार का बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, म्यांमार का बॉर्डर है इंडिया के साथ। अब बांग्लादेश में अगर ऐसी रिजीम होती है जो कि इंडिया के कंसर्न्स को नहीं समझती, ऊपर से म्यांमार में मिलिट्री रूल है, म्यांमार में प्रो चाइना मिलिट्री रूल चल रहा है, बांग्लादेश में भी ऐसी स्थिति बन गई है जो सरकार इंडिया की कंसर्न को लेकर ज्यादा तवज्जो नहीं देती, तो हमारे लिए चैलेंज बड़े लेवल पर बढ़ रहा है। पूरा नॉर्थ ईस्ट अनस्टेबल हो सकता है, ऐसी संभावना है, भगवान ना करे ऐसा हो, पर दिक्कत ऐसी उत्पन्न हो सकती है, तो हमें बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। तो समस्याएं क्या आई, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, शेख हसीना ने इसको काफी हद तक रोकने का प्रयास किया, ऐसा नहीं हो गया खत्म हो गया, पर काफी हद तक प्रयास किया गया। इन इनफिल्ट्रेशन जो है, जो सीमा पार से आना है वहां से लोगों का, उसको रोकने का प्रयास किया गया। फेंसिंग की हम बात कर रहे हैं, बाकी आ गई ना ड्रग्स की बात, ड्रग स्मगलिंग एंड ट्रैफिकिंग। और यहां तक कि बड़े स्तर पर आप समझिए, ऐसी रिपोर्ट्स हम पढ़ते थे, नॉर्थ ईस्ट और बांग्लादेश की महिलाओं को बहला फुसलाकर या किसी अन्य तरीके से बॉर्डर पार करा दिया गया। यहां पर जो गलत, जैसे प्रोस्टिट्यूशन जैसी चीजें हैं, उन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर दिया गया। कई बार हमने ऐसा भी पढ़ा कि भारत से बड़े स्तर पर मवेशी, गाय भैंस जो जानवर है, दुधारू जानवर जो हैं, इनको उधर बॉर्डर पार उधर कर दिया गया। इस तरह की चिंताएं रही हैं दोनों देशों के बीच में। फिर ग्रोइंग चाइनीज इन्फ्लुएंस जो आपने बात की, बहुत बढ़िया, चाइना का बढ़ता हुआ प्रभाव जो आप जानते हैं। इसके अलावा अटैक्स ऑन माइनॉरिटीज अक्रॉस बोथ द बॉर्डर्स, क्योंकि हमारे यहाँ जब सीएए आया, मुस्लिम प्रोटेस्ट हुआ, तो बांग्लादेश का कंसर्न था, बांग्लादेश क्योंकि आप समझिए वहां मेजोरिटी, और अब वहां पर जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है या जो भी हो रहा है, तो फिर भारत, तो दोनों यहाँ पे लिखा है ना अक्रॉस बोथ द बॉर्डर्स, तो भाई वो अपनी माइनॉरिटी को और हम अपनी माइनॉरिटी को दोनों प्रोटेक्ट करें, उनके राइट्स को प्रिजर्व करें। इसको लेकर भी दोनों के देशों के बीच में अगर कहीं पर भी दिक्कत आती है तो टसल होती है फिर, और उसका असर सीधा सीधा पड़ता है संबंधों पर भी। तो ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है। तो ये मेन मेन पॉइंट आपको नोट कर लेना, क्या लिखेंगे आप, नदी, दोनों देशों के बीच में नदियों को लेकर जो जल विवाद है। दूसरा, रोहिंग्याओं को, जो रोहिंग्या हैं उनको डिपोर्ट करने को लेकर जो समस्या है, कि रोहिंग्या समस्या का समाधान कैसे करे, भारत भी बैठे, बांग्लादेश भी बैठे, म्यांमार भी बैठे। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जो सीमा पार आतंक है। इसके अलावा ड्रग स्मगलिंग है, ड्रग्स क्या होते हैं, मादक पदार्थों की तस्करी, हिंदी इसलिए आप ये लिख सकते हैं। चाइना का बढ़ता हुआ प्रभाव और माइनॉरिटीज के ऊपर दोनों देशों के अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने का प्रयास कर, किसी प्रकार से उनका शोषण ना, ये सारी बातें हैं जिसको आप ध्यान रख सकते हैं। आगे बढ़ जाइए। तो कल हमने बात कर ली थी कि शेख हसीना और प्रधानमंत्री मोदी, इनके बीच में सारी बातचीत चल रही थी, लेकिन अब तो बातचीत
अलग तरीके से होगी। बहुत बड़ी खबर आ रही है सामने, आप पढ़िए कि एक शॉकिंग इवेंट के तहत शेख हसीना ने, जो लगभग 15 साल से देश की प्रधानमंत्री थी, छोड़ दिया अपना देश। पहले वो पहुंची अगरतला। भाई ढाका से तो अगरतला बहुत पास है, ढाका से अगरतला बहुत पास है, और ट्रेन भी चल रही थी डायरेक्ट, मतलब ट्रेन चलने के लिए इनका एग्रीमेंट हो गया था, लेकिन वो अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ था। भगवान जाने क्या होगा वो। Old order in Bangladesh with Sheikh Hasina at the helm has changed irreversibly and India will have to adjust to the change. सत्ता पलट गई है वहां पर, जो चेंज हुआ है अब हमें उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। लेट्स सी नई गवर्नमेंट के साथ। अभी तक तो हम कुछ नहीं कह सकते, जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट भी कुछ नहीं बता सकते अभी क्या किस तरह से संबंध शेप लेंगे। अभी तो अंतरिम सरकार, अभी टाइम ही कितना हुआ है, 1 महीना हुआ है अभी, है ना। आज तारीख कितनी है, 10 सितंबर। हाँ, 1 महीना हुआ है नई सरकार को। अभी उसे समझने में समय लगेगा क्या है, कैसा करना है उसे, लेकिन अब इनको लेकर बड़ी सारी समस्या हो रही है। अब प्रश्न आता है कि क्या चैलेंज हो सकते हैं शेख हसीना के निकलने से भारत और बांग्लादेश के सामने, क्या चैलेंज आएंगे। सबसे बड़ी बात हमारे लिए क्या दिक्कत हो जाएगी, फिर से सिक्योरिटी का मुद्दा। वही आ गई ना बात घूम के, फिर से कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट एरियाज में, क्योंकि अगर वहां एंटी इंडिया तत्व उभरते हैं तो जाहिर सी बात है वो प्रो पाकिस्तानी और प्रो चाइनीज तत्व हो सकते हैं, और ये दोनों देश तो हमारे हितों के वैसे ही खिलाफ है। और बांग्लादेश वही क्षेत्र है उसका, जो नॉर्दर्न रीजन है, जो हमारे चिकन स्नेक से सटा हुआ है, याद है रंगपुर डिवीजन की जो हम बात करते हैं, तो दिक्कत हो जाएगी, सिक्योरिटी का चैलेंज। इसके अलावा बायलैटरल ट्रेड, और हम एफटीए की तरफ बढ़ रहे थे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, क्या होगा उसका, क्योंकि ट्रेड और कॉमर्स बहुत तगड़ा होता है, दोनों देशों को बहुत लाभ होता है व्यापार का। भारत और बांग्लादेश के बीच में देखो कंपटीशन भी है, हेल्दी कंपटीशन है, कुछ मामलों में दोनों देशों के बीच में कंपटीशन है, लेकिन दोनों देश आपसी सहयोग से आगे बढ़ भी रहे थे। भाई ट्रेड में कंपटीशन हो तो अच्छी बात है। ये आप देखिए जो पार्टाइज बायलैटरल ट्रेड एंड एफटीए, इसको लेकर समस्या है। लोगों के संबंध जो है, लोगों के साथ संबंध, उन पर असर पड़ने वाली बात है, क्योंकि आप देखो अगर वहां पे माइनॉरिटीज पर अटैक होता है, यहाँ पर भी थोड़ी इस तरह की भावना जाएगी, जैसा आप सोशल मीडिया पे लगातार देख रहे थे, है ना। हालांकि कुछ एक मुद्दे उठे थे, आपने देखा था बीच। जियोपॉलिटिकल चैलेंज है, पाकिस्तान और चाइना जो है, इसको उनके लिए तो एक अवसर हो गया। और मुझे तो इतनी बात ताज्जुब हुई है कि वहां पर अब ये भी बात आ रही है, क्योंकि ये वाली जो गवर्नमेंट है, ये वाली जो रिजीम है, पाकिस्तान चाहता है कि बांग्लादेश के लोग वो भूल जाए 1971 में क्या हुआ, क्या किया पाकिस्तान ने। ये शेख मुजीब वाली गवर्नमेंट और ये शेख हसीना वाली गवर्नमेंट, तो ये तो उसी खतरे से बाहर निकली है ना, उसी संघर्ष से बाहर निकली है। ये तो ये वहां उनके दिमाग में रखती है बात। और ये वाली गवर्नमेंट जो अब आई है, मतलब ये जो दूसरी पार्टी की आती है बीएनपी की, ये थोड़ी प्रो पाकिस्तानी, तो ये उन मुद्दों को भुला के वो करके वो अपना थोड़ा रिलीजन के बेसिस पे कनेक्टिविटी, आपसी जुड़ाव महसूस कराना चाहते हैं। तो पाकिस्तान तो चाहता है, और अब आप देखिए पाकिस्तान बहुत बड़े लेवल पर इन्वॉल्व हो गया। शेख हसीना के टाइम पे पाकिस्तान को उतना ज्यादा रास्ता तवज्जो नहीं मिल रहा था, अभी पाकिस्तान को बड़े लेवल पर वहां इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। और ढाका यूनिवर्सिटी के चांसलर से भी पाकिस्तान के कुछ लीडर्स वगैरह की मुलाकात हो रही है। अब सिलेबस में परिवर्तन होता है कि भगवान जाने क्या होता है, क्या पढ़ाया जाएगा फिर बांग्लादेश में बच्चों को आगे। अब देखते हैं किस तरह से संबंध तोड़ देते हैं। तो ये आप समझिए, ये आपके सामने होना चाहिए कि किस तरह से आप सिक्योरिटी चैलेंज देखते हैं। अब शेख हसीना के समय किस तरह से हम आगे बढ़े, तो देखिए इन्होंने एंटी इंडिया टेरर ग्रुप्स को इरेडिकेट कर दिया। मैंने आपको बताया जो सेफ हेवन्स बने हुए थे, बीएनपी जमात रूल जो चल रही थी ना 2001 से 6 के बीच में, यही वो टाइम है जब मनमोहन सिंह भारत में पीएम थे। 4 से 9 उनका पहला कार्यकाल था ना, तो 4 से 6 में यहाँ पर जमात इस्लामी बांग्लादेश, एंटी टेरर ग्रुप एंड देयर बेनिफिटर, जैसे जमात इस्लामी आ गई ना आज के लिए चर्चा में फिर से, which operated out of the safe havens in Bangladesh during the BNP Jamaat rule in were eradicated after Sheikh Hasina's return to power। जब शेख हसीना आई उसने इनको कमजोर कर दिया। फिर बायलैटरल ट्रेड दोनों देशों के बीच में बहुत बड़ा, ये जो साफ्टा है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत 2011 में, आपको पता है हमने बांग्लादेश को बहुत सारा लोन भी प्रोवाइड किया है, टैरिफ लाइन प्रोवाइड की है। तो आप समझ रहे हो दोनों देशों के बीच में ट्रेड पिछले 10 सालों में काफी ज्यादा बढ़ा। तो ये सब शेख हसीना के रिजीम में हुआ।
इसके अलावा आप ये भी जानते हो, कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए वाटर वाटर कनेक्टिविटी वाला पूरा इनलैंड रिवर वाला सिस्टम आप देख रहे हो। इसके अलावा हम रेलवे कनेक्टिविटी 1965 से जो रेलवे लाइन बंद पड़ गई थी उसको दोबारा रिकनेक्ट करने की बात की गई। इसके अलावा रोडवेज कनेक्टिविटी, बसेस चलती थी, चलती है बसेस, रेल भी चल रही थी, ढाका कलकत्ता, ढाका कलकत्ता, इस तरह से जोड़ने का प्रयास किया गया। और ये अखौरा अगरतला, इसकी तो हम बात कर ही रहे थे कल, ये कल आपको मैप में मैंने दिखा दिया था, ठीक है ना। और खुलना मोंगला रेल लाइन, ये आपको ध्यान रखना है, पोर्ट है ये, खुलना मोंगला, इनको नोट कर लो नाम। ये जो मोंगला है ये पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो बात। हम यहाँ से सामान जो पहुंचाएंगे वो इन पोर्ट्स तक पहुंचाएंगे, वो पोर्ट्स के माध्यम से बांग्लादेश में ट्रेन या रोडवेज के माध्यम से ऊपर पहुंचेगा, और वो फिर सामान कहाँ पहुंचेगा, नॉर्थ ईस्ट पहुंचेगा। बांग्लादेश उसके लिए कोई फी वगैरह चार्ज जो भी करेगा वो कर लेगा। पर भारत को अगर नॉर्थ ईस्ट में सामान पहुंचाना है तो हम क्या कर सकते हैं, कलकत्ता बंदरगाह से सामान हमने पहुंचाया बड़े बड़े कंटेनर्स के माध्यम से, शिप के माध्यम से, कहा, चिट्टगांव मोंगला पोर्ट। अब यहां से बांग्लादेश में सामान उतरा, वहां से रेलवेज के माध्यम से, रोडवेज के माध्यम से ऊपर पहुंचा। अब ये वाला मामला पूरा हो जाता, ये इंप्लीमेंट हो जाए, समझौता तो हुआ है, अखूरा अगरतला, तो ये अखूरा से अगरतला पहुंचा, तो अगरतला से फिर बाकी नॉर्थ ईस्ट में सप्लाई हो सकती है। भाई 5-5 राज्यों की सीमा है आपकी, आप बहुत और बेहतर कनेक्टिविटी कर सकते हैं। ज्योग्राफी, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं ना, ज्योग्राफिकल चैलेंजेस भी होते हैं, रिवर्स भी है, तो टेक्नोलॉजी भी चाहिए आपको, पैसा भी चाहिए आपको, लेकिन दोनों देश अगर आगे बढ़ रहे थे इस तरह से तो वो दोनों देशों के ही हित में था। ये दोनों पोर्ट के नाम याद रखने हैं आपको। और साथ ही साथ ये खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन नवंबर 2023 में इसका इनॉग्रेशन हुआ, ये भी आपको चीजें ध्यान में रखनी है। साथ ही साथ आप देख रहे हो 5 ऑपरेशनल बस रूट्स आ तो गए, तो बांग्लादेश के इसमें कनेक्शन है, कलकत्ता अगरतला गुवाहाटी, आप जान रहे हैं, ठीक है ना, गुवाहाटी टू ढाका। गुवाहाटी आपको पता है ना, आपको पता है गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा शहर है, और दूसरा सबसे बड़ा शहर है अगरतला, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। नॉर्थ ईस्ट का बहुत खूबसूरत शहर है अगरतला, त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला, और कभी आप जाएं वहां पर तो बहुत ही आपको देखने को मिलेगा, मतलब हर तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा, है। और वहां पर आपको देखने को मिलेगा वो सिटी, बहुत ही जो शानदार सिटी। ये सारी चीजें आप देख सकते हो। लाइन ऑफ क्रेडिट हमने दी, आप जान रहे हैं 8 बिलियन की अब तक, जिससे कि बांग्लादेश का इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड है, रेल है, पोर्ट है, उसको उसने बढ़ाया है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये मैप आप देख भी रहे हैं, देखिए लगातार, ये पोर्ट दिख गए आपको, मोंगला पोर्ट और चिट्टगांव। अब देखो सामान पहुंचा ना, भारत से गया, शिप गए, कंटेनर गए, यहाँ से मोंगला पोर्ट, अब यहाँ से होते होते ऊपर पहुंचा दिया, यहाँ से चिट्टगांव गए, यहाँ से आपने पहुंचा दिया इधर भारत के राज्यों में। तो ये देखिए, ये 3 राज्य हमारे इसमें इन्वॉल्व हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, जरा ध्यान से देख लीजिए बच्चों। पहले तो आपको पता होना चाहिए चिट्टगांव पोर्ट कहाँ है, ये चिट्टोग्राम, वही चटगांव, सूर्यसेन, आचार्य सूर्यसेन मास्टर, और ये मोंगला पोर्ट। तो भाई कलकत्ता से चला सामान इधर पहुंच जाएगा, ठीक है। अब ऊपर चलिए, तो भारत के 3 राज्य इसमें, एक तो मेघालय है, ठीक है ना, एक असम है, और एक त्रिपुरा है। इन जगहों पे सामान पहुंचे और फिर यहाँ से नॉर्थ ईस्ट में पूरा पहुंच जाए, तो क्या बढ़िया तरीका हो सकता था, है ना। इससे हमारा वाला संकट भी कम होता है कि हमें सामान ऐसे घुमा के ऐसे पहुंचाओ चिकन स्नैक से, वहां वैसे ही समस्या है, क्योंकि वो एरिया बहुत ही ज्यादा संकरा है, नैरो है, नैरो पैसेज है ना। तो इस तरह से हम, किरण, यहाँ से भारत और बांग्लादेश के अगर संबंध मजबूत होते हैं और कनेक्टिविटी बढ़ती है तो ये सारी चीजें हो सकती थी। लेकिन अब दिक्कत ये आ गई, सरकार बदल गई, कैसे परियोजनाएं आगे बढ़ेंगी, कैसे परवान चढ़ेंगी, ये आयुष, मतलब ये हमारे सामने क्या है, सबसे बड़ा चैलेंज है। इंडिया कैन यूज चिट्टग्राम एंड मोंगला पोर्ट्स फॉर द ट्रांसपोर्टिंग गुड्स टू इट्स 3 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, त्रिपुरा, असम एंड मेघालय। ये आपको ध्यान रखना, याद रहेगी बात। बाकी जब आपको पीडीएफ मिलेगा तो बिल्कुल आंख खोल खोल के उसको जूम कर करके पढ़ते रहना। इसके अलावा डिस्कशंस ऑन एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मैंने आपको बताया था बांग्लादेश का बहुत जल्दी वो, क्योंकि लीस्ट डेवलपिंग कंट्री से डेवलपिंग कंट्री में आ जाएगा, तो जो उसको एक स्पेशल बेनिफिट होता है ट्रेड में, एज पर क्या है वो, लीस्ट, मतलब डेवलपिंग कंट्री, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, तो वो सब उससे छिनेगा। तो इससे पहले हम चाह रहे थे कि उसके हमारा उनके साथ एक एफटीए हो जाए, तो इसके लेकर भी बात चल रही थी दोनों देशों के बीच में शेख हसीना के कार्यकाल में। और एफटीए से क्या होगा, मुक्त व्यापार समझौता बोलते हैं इससे। इससे कस्टम ड्यूटी, जो सामान पर, वस्तुओं पर जो कस्टम ड्यूटी लगती है वो क्या हो जाएगी,
कम हो जाएगी या हटी जाएगी दोनों देशों के बीच में, और दोनों देशों के बीच में व्यापार करना और ज्यादा सुगम हो जाएगा। दोनों देश के बिजनेसमैन जो है, बिजनेस कम्युनिटी को भी लाभ मिलेगा, ट्रेडर्स को लाभ मिलेगा। B2B, बिजनेस टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी, यही तो होते हैं फॉरेन रिलेशंस के सारे एस्पेक्ट। G2G, B2B, P2P। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हमने इन्हीं के टाइम पे किया, सोचो इतनी बड़ी बात हो गई ना, इनके सब पे लैंड बाउंड्री। एनर्जी कॉर्पोरेशन, एनर्जी कोऑपरेशन, यानी कि बिजली बनाने की क्षमता, बिजली बनाई जाए बांग्लादेश में। जैसे हमने भूटान में इन्वेस्ट किया, भूटान को हेल्प किया, भूटान से बिजली बन रही है भूटान में, भूटान से हम खरीद भी रहे। अब कितना बढ़िया पूरा ग्रिड तैयार करने की योजना तो है। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, भारत, पहाड़ी राज्य भी है, सारा पानी इन्हीं पहाड़ी राज्यों से नीचे के देशों में आ रहा है। बढ़िया कनेक्टिविटी, पूरा चमचमाता हुआ हमारा नॉर्थ ईस्ट से लेके बांग्लादेश से लेके नेपाल, भूटान, डेवलपमेंट तगड़ा हो सकता, पूरा ग्रिड बन सकता है। पर जरूरत किस चीज की? विश्वास की जरूरत है, संबंधों के मजबूत होने की। अब नेपाल में चीन वगैरह और बाकी जो हमारे हित के देश नहीं है, वो तो दिक्कतें पैदा करते हैं, अविश्वास पैदा करते हैं। भूटान के ऊपर डोरे डाले जा रहे हैं चीन के द्वारा, मैंने बताया आपको, है ना, बताया था भूटान की। नेपाल में ओली सरकार है, बांग्लादेश में ये हो गया। कोई ये नहीं आयुष, घबराइए मत आप, समस्या आती है तो समाधान भी आएगा, ठीक है। एनर्जी कोऑपरेशन की बात चल रही है, 2000 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम इंडिया। आप देखिए बांग्लादेश ने कितनी इंपोर्ट की, 2000 मेगावाट, ठीक है, भारत से खरीद रहा है बिजली, ठीक है। इसके अलावा इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन, जो सिलीगुड़ी इन वेस्ट बंगाल एंड पार्वतीपुर इन बांग्लादेश, इसको कनेक्ट कर रही थी, विल ट्रांसपोर्ट 1 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम ऑफ हाई स्पीड डीजल टू बांग्लादेश। तो इस प्रकार से हम एनर्जी सेक्टर में भी कोऑपरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, डीजल हो गया, इन क्षेत्रों में भी आगे बढ़ सकते हैं। ये सब हुआ है, बढ़ सकते हैं मतलब ये शेख हसीना के टाइम पे इन क्षेत्रों में हम आगे बढ़ रहे थे। अब देखेंगे आगे क्या होता है। डिफेंस कोऑपरेशन में मैंने आपको मिलिट्री एक्सरसाइज बता दी, बॉर्डर मैंने आपको बता दिया, शेयर करते हैं। टूरिज्म सेक्टर, भारत से बांग्लादेश, बांग्लादेश से भारत, बहुत टूरिस्ट आते जाते हैं, और बंगाली लोगों का तो खासकर आप देखिए इंटरेस्ट हो गई ना, देख के आए वो क्षेत्र, कईयों के दादा परदादा नाना नानी उन क्षेत्रों में पैदा। प्रणब मुखर्जी की वाइफ और शेख हसीना, क्या जबरदस्त रिलेशन था इनके बीच। कभी आते जाते थे, जैसे इधर से उधर, राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, तो वहां से उनके लिए, उनकी वाइफ के लिए साड़ी आती थी, यहाँ से मिठाई जाती थी, कलकत्ता की मिठाई, वहां से ढाका की मिठाई आ रही है। मतलब पारिवारिक संबंध बहुत बंगाली थे ना। सोचो कभी भारत के राष्ट्रपति और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की बात होती थी, बंगाली में बात हो रही है, लैंग्वेज ने जोड़ा ना, ये सारी चीजें हुई। टूरिज्म सेक्टर की बात मैंने आपको बता दी, ठीक है ना। और मेडिकल कोऑपरेशन में, जब कोविड-19 आया, भारत की जो वैक्सीन थी, याद कीजिए, कोविशील्ड, है ना, और भारत बायोटेक की कौन सी थी, कोवैक्सिन। इसको लेकर चाइना ने भी ऑफर किया था, हम आपको वैक्सीन देना चाहते हैं, वैक्सीन देंगे। बांग्लादेश ने चाइना वाला नहीं माना, उसको डाउट रहा होगा, ये जो भी रहा, उसने किससे ली वैक्सीन, भारत से वैक्सीन। भारत वैसे भी लगातार हेल्प करता रहता है मेडिकल क्षेत्र में, आप जानते हैं, मैंने आपको बताया भी था। वन ऑफ माय फ्रेंड्स जो है, उनके जो जानने वाले लोग हैं, वो बांग्लादेश में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, वो सब चीजें। तो आप देख रहे हो कि ये सारी चीजें जो है हमारे संबंधों को बढ़ाती है। अब हम इस संकट से कैसे निकल सकते हैं? हमें सपोर्ट करना पड़ेगा पॉपुलर एक्सप्रेशन को, यानी कि हमें, अब सरकार तो बदल गई है, लेकिन लोग लोग तो है, तो हमें अपना संबंध केवल सरकार के लेवल तक नहीं रखना चाहिए, लोगों के बीच में आप इतनी मजबूती से आ जाइए, क्योंकि अल्टीमेटली लोग ही तो है जो सरकार को प्रभावित कर सकते हैं संबंधों को लेकर। तो यहाँ पर हमें पॉपुलर एक्सप्रेशन जो है, सपोर्ट टू पॉपुलर एक्सप्रेशन, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि हम एक वाइब्रेंट मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, और हमें अपने सेंसिटिव नेबर को देखना है। जैसे आपको ध्यान होगा 2006 में नेपाल में क्या हुआ था, वहां पर जो मोनार्की थी, राजशाही थी, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ। तो इंडिया एक डेमोक्रेसी है, इंडिया को डेमोक्रेटिक सेटअप को ही सपोर्ट करना चाहिए अपने आसपास के देशों में। और अब हमारा रिजीम बदली है, तो बदलते हुए हालात को समझना पड़ेगा। आप कब तक उसका दुख मनाते रहेंगे, कुछ करते रहेंगे, आपको नई गवर्नमेंट के साथ इंगेज करना पड़ेगा। दूसरा क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ रेडीनेस टू एक्सपैंड द बायलैटरल टाइज। द्विपक्षीय संबंधों को आपको बढ़ाने के लिए किस प्रकार से प्रयास करना है, हमें तैयार रहना पड़ेगा कि हम बायलैटरल इकोनॉमिक एंगेजमेंट को, जो सक्सेसर गवर्नमेंट है शेख हसीना की, उसके साथ बढ़ाएं, और
ये जो लगातार एंटी इंडिया एंटी हिंदू इस मुद्दे को अगर हम ज्यादा बढ़ाते हैं, क्योंकि देखिए इससे क्या होगा, बांग्लादेश में भी ये बात उठेगी। भाई आप लगातार एंटी इंडिया एंटी हिंदू बात बोलते रहेंगे तो ऐसा नहीं है कि वहां हमले नहीं हो रहे हैं, लेकिन बहुत बड़े लेवल पे उठाएंगे तो खुद सोचिए कूटनीतिक तौर पर असर पड़ता है कि भाई वो तो अब रिलीजन वाली बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, हमें इस तरह से वो करने का प्रयास कर रहे हैं। फिर हालांकि हमारे सरकार ने बोल दिया उनको, लेकिन हम डिप्लोमेटिक तरीके से ही बात करेंगे। बैक चैनल भी बहुत सारी बातें होती है जो पब्लिक में नहीं आती। इसके अलावा आप देखिए इंडिया को बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा इन इट्स रिएक्शंस, क्योंकि हमारे यहाँ कई लोग ऐसे बोलते हैं तोड़ दो बांग्लादेश को, बांग्लादेश पे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ये हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शन देने पर जनता भड़कती है। सोशल मीडिया का जमाना है आजकल, तो जिसको जो मन आ रहा है, किसी को गलिया रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं, पर ये नहीं, बहुत ज्यादा कॉशियस ऐसे समय पर तो खासकर, क्योंकि हमारी बहुत सी चीजें दांव पे लगी। हम अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते, अटल जी यही तो बोलते थे। दोस्त आप बदल सकते हैं, शत्रु और मित्र आप बना सकते हैं, पड़ोसी कैसे बदलेंगे? आपको जो वहां हुआ है उसको स्वीकार करना पड़ेगा, नई सरकार के साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा कि आपकी जो हित हैं वो किसी तरह से प्रभावित ना हो। आपको करना पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि हम नई सरकार से बात ही नहीं करते, अब शेख हसीना ही जब प्रधानमंत्री बनेगी तभी बात करेंगे। अब पता नहीं वो कब बनेगी, या बनेगी भी नहीं बनेगी भगवान जाने, तो इस चक्कर में रुक जाएंगे क्या? ऐसा नहीं है ना, जैसे पाकिस्तान बोल रहा है नरेंद्र मोदी जब तक पीएम रहेंगे हम बात नहीं करेंगे। अब तीसरी बार आ गए, अब फिर बैठा रहेगा 5 साल क्या? अब अगर चौथी बार आ गए तब, तो ऐसे तो नहीं बैठ सकते ना, आपको इंगेज तो होना ही पड़ेगा ना। आज जो प्रधानमंत्री है वो कल हो सकता है वो लगातार ही रहे, 4-5 बार तक रहे, 20-25 साल तक। अभी जो है वो एकदम कल हट जाए। अरे बात प्रधानमंत्री लेवल पे, सरकार से सरकार की बात होती है ना, तो सरकारों के तो चेहरे बदलते रहते हैं पर सरकार तो वही रहेगी। ये सारी चीजों को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। ये सब चीजें देखते हुए, इसके अलावा ज्वाइंट टास्क फोर्स बनाया जाए, स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट हो, ये सब आप में लिख लेंगे। डिजिटल कनेक्टिविटी कॉरिडोर होना चाहिए। अर्ली कंक्लूजन ऑफ इंडिया बांग्लादेश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बहुत जल्दी, मैंने कहा ना 2026 तक इसका लीस्ट डेवलप्ड कंट्री का स्टेटस हट जाएगा। तो ये सारी बातें अब आपको समझ में आ गई है किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर हिंदी में लिखा है कौन कौन से उपाय बेहतर बना सकते हैं। तिस्ता नदी का विवाद सुलझा लीजिए जरा से, बेहतर कनेक्टिविटी कर लीजिए, ऊर्जा संरक्षक आप कर लीजिए, है ना, क्योंकि भारत बांग्लादेश के बीच में स्वच्छ और हरित ऊर्जा की तरफ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन में आगे बढ़िए, और आगे आप करते जाइए व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते की ओर ध्यान केंद्रित करना। तो आर्थिक संबंध मजबूत कर दीजिए तो अपने आप बहुत सारी चीजें होंगी। चीन का मुकाबला करना है, शरणार्थी संकट से हमें निपटना है, ठीक है ना। तो दोनों देशों को इस तरह की दिक्कतें आती हैं, तो किस तरह से हम दोनों देशों को आपस में इंगेज करें ताकि जहां जहां समस्याएं हैं, जहां जहां दिक्कतें हैं, उनको शांतिपूर्वक तरीके से समाधान निकाला जा सके, नए गवर्नमेंट के साथ इंगेज करके। क्योंकि हमें समझना पड़ेगा जब तक हमारे पड़ोसियों में अशांति रहेगी, पड़ोसी देशों में, इसका सीधा असर बच्चों भारत के ऊपर पड़ता है, बहुत असर पड़ता है। हम कहाँ फोकस करें अपने डेवलपमेंट पे, अपनी जीडीपी पे, अब हमारा टेंशन बढ़ जाता है। बांग्लादेश में इंस्टेबिलिटी हो रही है, नेपाल में कुछ हो रहा है, पाकिस्तान में कुछ हो रहा है, अफगानिस्तान में तालिबान रेजिम है, श्रीलंका में कभी कुछ हो जाता है। और पहले आज से नहीं, अभी श्रीलंका वाला मुद्दा हम पढ़ेंगे ना, आपको अब कल की क्लास में श्रीलंका आप पढ़ेंगे। श्रीलंका वाले मुद्दे में हम ये देखेंगे कि किस तरह से लिट्टे की समस्या यहां तक कि इस हद तक पहुंची कि हमारे एक पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, उधर ये खालिस्तान वाला मुद्दा श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है ना। इसके अलावा आप जानते हैं भारत चीन के बीच में 1962 का वॉर, उसका असर किस तरह से रहा, अभी भी लगातार कई मामलों में। लेकिन कई जगह मेच्योर रिलेशनशिप भी हमें देखने को मिलती है, जहां पर सारे मुद्दे को ध्यान में रखते हुए भी वो साइड में रखो और बाकी ट्रेड बिजनेस आपका चल रहा है। तो मेच्योर रिलेशनशिप हमें दिखानी पड़ेगी। अब ये छोटे बच्चों वाली बात नहीं रहेगी कि ये हो गया वो हो गया, हम नाराज हो गए वो हो गए। ये थोड़ा सा चीजें मेच्योर लेवल पर चलेंगी तो ही दोनों देशों के हित में। तो आप किस तरह से देखते हैं, आपने 3 देश पढ़ लिए, भारत नेपाल, भारत भूटान, भारत बांग्लादेश, यानी BBIN हमारा पूरा हो, है ना। तो अब देखिए आप तीनों देशों में, आप देखिए अपना अपना महत्व है तीनों देशों का। तीनों देशों में कॉमन चैलेंज क्या हम देख रहे हैं, किसका? चाइना, वेरी गुड। चाइना का इन्वॉल्वमेंट इन नेपाल, चाइना धीरे धीरे भूटान के साथ जिस तरह से वो कर रहा है नेगोशिएशंस, और बांग्लादेश में
पर बांग्लादेश में अब तक शेख हसीना जो थी वो तो समान दूरी रखती थी, पर अब बांग्लादेश में तो सत्ता ही वो हो गई है, वो तो चीन के लिए भी एक झटका ही होगा। लेकिन चीन पाकिस्तान के माध्यम से कुछ हरकतें कर सकता है, अन्यथा अब ये वाली सरकार के लिए ये बोलने में हमें कोई हिचक नहीं है कि ये तो बिल्कुल अमेरिका की गोद में बैठी हुई सरकार है, ऐसा कहा जा सकता है अब तक की जितने खबरें हैं। हालांकि बहुत सारे एंगल होते हैं जियोपॉलिटिक्स। समझ में आ गई बात? यहीं इसको रोकते हैं। उम्मीद है आपको भारत बांग्लादेश का अध्याय समझ में आया होगा। इतिहास से लेके, संस्कृति से लेके, व्यापार से लेके, सुरक्षा से लेके और कनेक्टिविटी तक सब कुछ हमने डिस्कस किया। That's all for today. Meet you tomorrow with the new topic, इंडिया श्रीलंका। आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस।